प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों से अपोजिशन की जमातों का एक इत्तेहाद बन रहा है। ये इत्तेहाद कब तक बन जाएगा और इसमें कौन कौन सी हतमी तौर पर जमातें शामिल हो जाएंगी, ये कहना तो कबल अज़ वक्त है। मौलाना फजल रहमान साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो अभी तक दूर नहीं की जा सकी। लेकिन बहरहाल अपोजिशन की जमातों के इत्तेहाद ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एक इनेकाद किया इस्लामाबाद में, और इन्हीं जमातों ने यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि हुकूमत ये कॉन्फ्रेंस होने नहीं दे रही और जहां पर भी मकाम तय किया गया उस मकाम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। फाइनली इस्लामाबाद के जिस होटल में ये कॉन्फ्रेंस होना थी और इसका पहला दिन कल जहां पर हुआ भी, वहां पर दूसरे दिन के लिए होटल इंतजामिया पर दबाव डालकर कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई। ऐसा इल्जाम ऑपोजिशन की ये जमातें हुकूमत पर लगा रही हैं। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि अगर हम रोक रहे हैं तो नाम बताइए कि कौन रोक रहा है। हुकूमत का कहना यह है कि ऑपोजिशन का यह मौक़िफ़ गलत है। बहरहाल आज सुबह इस होटल के गेट्स बंद कर दिए गए, लेकिन ऑपोजिशन की जमातों के रहनुमा जो है वो उनके कुछ कारकुनान गेट फलांग के दाखिल हुए, गेट खोल दिया गया और फिर होटल की लॉबी में यह कॉन्फ्रेंस आज मुनक्किद की गई। ये एक तरफ तो तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि इस तरह की चीज़ें मुनक्किद हों। आज का एलामिया भी हमारे सामने आया है। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी की बात की गई है और ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया है। JUI ने आज इस एलामिया पर दस्तखत नहीं किए और कहा कि हमारा मुबस्सिर की हैसियत से आज हमने इसमें शिरकत की है। जाहिर है अभी तक वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करे, दूसरी तरफ उसे अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई पुराने लोग जो तहरीक इंसाफ को मजबूरी की वजह से छोड़ गए थे या उनके ख्याल में वो छोड़कर नहीं गए थे, वो भी पार्टी का हर वक्त पार्टी के लिए मौजूद बहस बने रहते हैं, जिनमें एक फवाद चौधरी भी हैं, एक इमरान इस्माइल भी हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान भी हैं, साबिक गवर्नर सिंध भी हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, कैसी चल रही है सियासत चल भी रही है या आप छुट्टियों पर हैं आजकल? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि सियासत तो चलती है, तेज होती है, आहिस्ता हो जाती है, वो तो सब चलता रहता है जिंदगी के साथ। हमने तो सारी जिंदगी सियासत ही की है, हमने तो और कुछ किया नहीं है, तो हमें तो यही पता है कि ये किस तरह से काम हो रहा है। हम लोग जो चीज ऑब्जर्व कर रहे थे वो ये थे कि पिछले 600 दिन से तकरीबन ऑलमोस्ट 600 दिन होने को आए हैं कि खान साहब जो है वो जेल में है और क़यादत जो है वो पता नहीं क्या खा के सो रही है कि ना कोई अडियाला के बाहर कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना कोई कैंप लगा, ना कभी हमने कोई सीरियस एफर्ट देखी इसकी। और बेवकूफ़ाना एफर्ट्स हमने ज़रूर देखी है कि जी वो भूख हड़ताल करेंगे 3 से 7 बजे तक, जिससे सिर्फ एक सियासी तमस्सुर ही हो सकता है, इस बात का मजाक ही बनाया जा सकता है, कोई नथिंग सीरियस अबाउट है। कोई सीरियस एफर्ट देखने को नहीं मिली। इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुना दी गई। ये क़यादत जो है सोती रही कि जी अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। कौन सा ऊपर से ऑर्डर आना है आपको? जो कोई इस मुल्क की जमात मुझे बता दें, छोटी या बड़ी, जिसके कायद को या जिसके चेयरमैन को 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाए, जो कि बिल्कुल ही फजूल से केस के अंदर, और वो क़यादत जो है उस जमात की वो अभी फैसला ही ना कर पा रही हो कि हमने करना क्या है, हमें आगे बढ़ने। कोई अमन मार्च कर रहा है, कोई कौन सी मार्च कर रहा है, कोई किधर जा रहा है। इमरान खान को रिलीज कराने की कोई बात नहीं हो रही। तो हमें ये लगा कि जी ये नॉन सीरियस लोग हैं और या इनको सियासत की समझ इतनी नहीं है, क्योंकि ये इनका ताल्लुक वास्ता सियासत से नहीं रहा कभी। तो ये इस तरह की सीरियस एफर्ट की जो जरूरत है वो उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने तय एक कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मूवमेंट ऐसी चलाएं कि जिसका सिर्फ एक बुनियादी मकसद हो कि इमरान खान को रिहा किया जाए, किसी तरह जेल से बाहर निकाला जाए। बस उस ना हमारी किसी से मुखालफत है, ना हमारी किसी के साथ अलायंस है, ना कुछ है। हमने इसके लिए सबसे रब्ता करने हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए जो मूवमेंट की जरूरत है, चाहे वो अदालती हो या वो पब्लिक मोबिलाइजेशन की सूरत में हो, उसको करने की कोशिश करें। हो सकता है हम कामयाब हो सकता है। सर, आपके साथ कौन शरीक है इस मंसूबे में? आप किससे राब्ते में हैं PTI में? देखिए, अभी बहुत सारे PTI के दोस्त हैं जिनसे राब्ते चल रहे हैं, लोग कॉलें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। मैं 3 दिन से इस्लामाबाद में बैठा हूँ और मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। कई उसमें अभी जाहिर है कि लोग थोड़ा घबराते भी हैं, वो कोई इतने इल्ज़ामात लग जाते हैं फौरी तौर से कि जी कोई एजेंसियों ने तो इनिशिएट नहीं किया, ये फलां तो नहीं हुआ। लोग अपनी तसल्ली भी चाहते हैं
और वो उनको ये भी ख्याल होता है कि पता नहीं इससे इमरान खान नाराज ना हो जाए, इससे पार्टी नाराज ना हो जाए, क्योंकि हम तो जो इस वक्त लीडरशिप है उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये लीडरशिप ठीक नहीं है। बाज़ लोगों के अंदर इतना वो अपने अंदर इतना वो यानी एतमाद नहीं पाते कि वो उसके खिलाफ बात करें, चुप रहने में ज़्यादा बेहतरी समझते हैं। तो अभी देखें, ट्राई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज और कल जो मेरी मुलाकातें हुई हैं उससे मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये एक अच्छा ग्रुप बन के सामने आएगा और एक हम मुस्तहकम और मजबूत कोशिश कर पाएंगे। और हम इसमें पीटीआई की जो लीडरशिप है उसको भी दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ इस एफर्ट में आए। हमारी कोई उनके साथ पर्सनल दुश्मनी या वो नहीं है। बहरहाल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो जो उन्होंने अब तक काम किया है वो खान साहब को रिहा कराने के लिए नाकाफी है। वो नाराज होते हैं तो बेशक हो जाए, लेकिन हम उनको अप्रोच करेंगे कि इस मूवमेंट में जरूर हिस्सा। इमरान साहब, आपकी बात से जो अब तक मैं समझ पाया हूं वो ये है कि आप पीटीआई में से गए हुए कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जो पीटीआई का इस वक्त पीटीआई की क़यादत के साथ शरीक नहीं है, और आप चाहते हैं कि उनके साथ मिलाकर इमरान खान की जद्दोजहद की जाए उनकी रिहाई के लिए। यानी पीटीआई की मौजूदा जो लीडरशिप है उनके पैरेलल आप एक ग्रुप बना रहे हैं। नहीं, पैरेलल नहीं बना रहे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हम उनको भी जो हाजिर इस वक्त क़यादत है, जिनकी सारी अभी बात हुई, हम उनको भी दावत देंगे कि वो भी ज़रूर ज्वाइन करें इसको मूवमेंट को, क्योंकि इस सारी मूवमेंट का या इस सारी कोशिश का मकसद एक है कि किसी तरह इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके, बस, और कुछ भी मकसद नहीं है। उसके बाद वो फैसला फिर इमरान खान का है कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो वो क्या फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये इनको हटा दो, ये गद्दार थे या ये वफादार थे, ये सारा फैसला तो फिर इमरान खान नहीं करना। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई सर अदालतों के जरिए होगी या सड़क पर जद्दोजहद करने से होगी? नहीं जी, देखें, बात यह है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी एक सियासी जद्दोजहद से, अदालती जद्दोजहद से, और ये नेगोशिएशंस भी हमें करनी पड़ेंगी। हुकूमत वक्त के साथ भी बात करनी चाहिए, हमें तमाम अपोजिशन जमातों के साथ बात करनी चाहिए, हमें तमाम की प्लेयर्स जो हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। सबके साथ बात करके हमें ये करना पड़ेगा। देखिए, तहरीक इंसाफ अब तक नाकाम इसलिए हुई है कि तहरीक इंसाफ ने कोई सीरियस एफर्ट दिखाई नहीं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद ये कोई सीरियस एफर्ट नहीं दिखा सके। इन्होंने कहा कि डी चौक पे जाएंगे, फिर जो लीडरान थे उनके बयान आए, बाकायदा ट्वीट उन्होंने की कि इस वक्त पीटीआई हालत जंग में है और जंगें जो है वो तदबीर से लड़ी जाती हैं, और तदबीर यह है कि हमारा डी चौक जाना मुनासिब नहीं है, अवाम जरूर पहुंचे, मैं पहुंचूंगा तो अरेस्ट हो जाऊंगा। ये कौन सी लीडरशिप दे रहे हो भाई कि पब्लिक पहुंचे, मारे खाए, डंडे खाए, जेल जाए, और आप घर में छुपे रहे कि जी मैं जाऊंगा तो अरेस्ट हो जाऊंगा, लिहाजा मैं तदबीर के तहत मैं घर में बैठा हूं। मैंने तो ऐसी सियासत कभी नहीं देखी। इमरान साहब, जब आप लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं तो लीडरशिप में उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज हैं, असद कैसर हैं, सलमान राजा हैं, आप किसे एक दो शख्सियात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या मजमूई तौर पर आप समझते हैं पार्टी जिनके हाथों में है सबके सब नालायक हैं? नहीं, मैं तो सबके सबको नालायक नहीं कह रहा। असद कैसर बड़े सियासी ज़हन रखने वाला आदमी है, वो मेरे से ज़्यादा सियासी आदमी है। मुझे तो और कोई लीडरशिप में इस काबिल ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसके इतने सियासी तजुर्बा। उमर अयूब का बड़ा सियासी तजुर्बा है, वो रहे हैं, लेकिन वो उनको मैंने कभी भी सियासी फ्रंट के ऊपर कोई लीड लेते हुए नहीं देखा किसी चीज़ में। बाकी जो हजरात हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो अपने अपने शोबे में, यानी वो लॉयर्स हैं, वो उसमें मायनाज होंगे ज़रूर, लेकिन वो उनका सियासी तजुर्बा कोई है नहीं। अब ये सलमान अकरम राजा साहब का सियासी तजुर्बा ज़ीरो है, वो कुछ भी उनका सियासी तजुर्बा नहीं है। तो लिहाजा उनसे ये तवक्को रखना ये इस तरह से है कि जैसे मुझे आप सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दें कि आप आर्ग्यू करो केस, तो मैं तो जज के सामने आर्ग्यू नहीं कर सकूंगा, मैं लॉयर नहीं हूँ। लिहाजा इसी तरह वो सियासी आदमी नहीं है, और इस मुश्किल कठिन मरहले के अंदर उनको सामने रखना। सर, किसने बनाया उन्हें सेक्रेटरी जनरल पार्टी का? इमरान खान ने बनाया। तो इमरान खान ने गलत फैसला किया? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो सियासी आदमी नहीं है। वो जो इमरान खान के पास भी मजबूरी थी ना, उनके पास भी कौन सी इस वक्त लीडरशिप की बड़ी वास्ट चॉइस अवेलेबल है कि वो फैसला करें कि जी ये नहीं वो नहीं है। तो ये सारे इमरान खान के पास भी एक मजबूरी का आलम है इस वक्त। तो बहरहाल हम एक इंडिपेंडेंट एफर्ट करना चाहते हैं इस चीज़ की कि किसी तरह इमरान खान की रिहाई में कोई आसानी पैदा हो और कोई मामला उस तरह।
इमरान साहब, प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन है? अगर आप सड़कों पर कोशिश करते हैं तो आपके पीछे शायद पब्लिक नहीं निकलेगी क्योंकि आप पीटीआई नहीं हैं या पीटीआई आपको नहीं माना जाता। अगर आप हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए जाते हैं तो हुकूमत कहेगी कि आपको इमरान खान ने मैंडेट ही नहीं दिया, आपकी तो कमेटी बनाई नहीं है। आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं चंद 4-5 लोगों को साथ मिला के? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। हमारी बहरहाल ये अटमोस्ट कोशिश है कि हम ऑपोजिशन की जमातों से भी मिलें, उनसे भी बात करें। पहले हम अपने ग्रुप को स्ट्रांग करें और उसके बाद फिर हम सारी चीज़ आगे लेकर चलें। अगर ये ग्रुप ही नहीं जेलन होता तो फिर आगे चलने की बात ही खत्म हो जाती है। तो सर, आपके इस ग्रुप में आप जाहिर है आप इस ग्रुप के तौर पर आप दावत तो जरूर देंगे पीटीआई के लोगों को, जैसा कि आपने पहले कहा, लेकिन इस ग्रुप में इस वक्त वही लोग हैं जो पीटीआई में थे और पीटीआई को छोड़कर चले गए थे और वापस पीटीआई में आना चाहते हैं। नहीं, खाली सिर्फ वो लोग नहीं है जो पीटीआई में थे या छोड़ के चले गए या वापस आना चाह रहे हैं, बल्कि मैंने आपसे अर्ज किया कि जो पीटीआई में सब हाजिर लोग हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी अपना प्लान शेयर करेंगे कि किस तरह से हम एक जॉइंट एफर्ट कर सकते हैं इस मकसद के लिए। सर, अब जो इस वक्त पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है वो ये एक वाज़ेह स्टांस रखती है, वो कहते हैं कि जो लोग पीटीआई को छोड़कर चले गए सो चले गए। फवाद चौधरी के बारे में खास तौर पर वो नाम ले लेकर तनकीद करते हैं, आपके बारे में तो कम कहते हैं लेकिन फवाद के बारे में ज्यादा कहते हैं। तो आपकी बारे में एक वाज़ेह राय उनके बारे की ये है कि आप तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, आपने तो पार्टी लॉन्च की थी, जिस दिन लॉन्च हो रही थी आप साथ बैठे थे जहांगीर तरीन साहब के, आपको तो पार्टी में लिया ही नहीं जा सकता। ये राय उनकी बड़ी वाज़ेह है। ये लोग कौन होते हैं कहने वाले कि पार्टी में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? ये फैसला इमरान खान ने करना है। हम कैसे पार्टी छोड़ के गए थे, किस मजबूरी में गए थे, इन्होंने तो उस मजबूरी का अशर नहीं देखा। कभी 2 मिनट के लिए जेल के अंदर नहीं गए, अरेस्ट नहीं हुए, ये घर बैठे रहे या छुपे रहे, तो इनको क्या आशा है किसी को बताने का कि कौन किस सख्ती से गुजरा है? 5-6 महीने फवाद चौधरी जेल में रहा, उसने हमारे गए, उसे सख्तियां झेली। इन्होंने तो उसका कोई 2 मिनट का ट्रेलर भी नहीं देखा उस तरह का। ये तो आधे से ज्यादा तो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है वहां पे। ये कैसे इल्जाम लगा सकते हैं किसी के ऊपर कि कौन पार्टी के साथ सिंसियर है, कौन पार्टी के साथ सिंसियर नहीं है? ये खुद कॉम्प्रोमाइज है सारे के सारे। ये लोग अगर ये कॉम्प्रोमाइज ना होते तो आज ये हशरदा होता पार्टी का, और जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ, बाहर कोई मूवमेंट नहीं है, सन्नाटा है। पता नहीं जेल में जाके क्या बताते होंगे कि जी हमने बस पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, बंदा ही बंदा है, क्योंकि इमरान खान के फैसले इनकी इंफॉर्मेशन पे ही मुनसर होते हैं। ये जो बाहर जाके बताते होंगे कि जी जब हमने डी चौक जब किया तो जनाब अली एक तूफान आ गया, घूमंड आई, पब्लिक हैरान हो गई, सारी परेशान हो गई, सारी जो पुलिस है और हुकूमत, उस तरह हो गया, उस तरह हो गया, उस तरह की सारी चीजें करते होंगे, तो वो आगे से फैसले उस तरह के आते हैं। तो जाहिर है कि इमरान खान को इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड है, ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके पास टीवी है, वो पीटीवी पे बैठ के देख रहे होते हैं जिसमें कोई खबर नहीं आती किसी तरह की। सर, लेकिन आपने एक मजबूरी तासुर ये दिया पीटीआई की लीडरशिप के बारे में कि ये लोग तो वो हैं जिन्होंने जेलें नहीं काटी, लेकिन बहरहाल पीटीआई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि जुनैद अकबर हैं, आलिया मीन गंडापुर को ने भी बहुत सी सख्तियां बर्दाश्त की और बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं। क्या उनका ये शिकवा दुरुस्त नहीं है कि आप चंद ऐसे लोग थे पीटीआई के जो बहुत ही जल्दी चले गए, दबाव बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सके और बहुत ही शुरू में ही पार्टी को छोड़कर चले गए, जिनमें आप भी शामिल हैं? वो कहते हैं कि सख्तियां झेलने वाले, जेलें काटने वाले और फौरन छोड़ के चले जाने वाले बराबर नहीं हो सकते। सही बात है, बिल्कुल नहीं हो सकते। जो सख्तियां झेल रहे हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा है, जिसमें चौधरी एजाज हैं और बेगम यास्मीन राशिद है, इनके बराबर तो हम नहीं पहुंच सकते कभी भी। जाहिर है कि उन्होंने वो सख्तियां झेली हैं जिन सख्तियों को हम नहीं झेल पाए। और लेकिन वो लोग जिन्होंने सख्ती की शक्ल ही नहीं देखी, तो वो तो बात ना करें हमारे सामने, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए। ये चॉइस तो हमारे पास भी थी कि कॉम्प्रोमाइज हो जाते और रहते रहते आराम से, तो हमने तो ये काम नहीं किया। तो सर, अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाला तजर्बा कामयाब हो जाता और वो पार्टी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाती या उसको करा दिया जाता, तो फिर भी आप क्या वापस पीटीआई में आने का फैसला करते? फिर तो आप तो चले गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उनका जो भी तजुर्बा था, वो उनके पास 4-5 एमएनएज आदमी हैं। हमने ना वहां से इलेक्शन लड़ा, ना किसी कैंपेन में हिस्सा लिया, ना हमने कोई चीज ज्वाइन की, ना कुछ किया। हमें ले जाके बिठा दिया गया था, हम बैठ गए मजबूरी में। हमारे साथ देखें काफी सख्तियां हुई हैं हमारे साथ, कोई आसान काम नहीं था हमारे साथ। जिस हम मरहलों से गुजरे हैं वो कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, अब एक पॉइंट था जिस पर हम टूट गए, ब्रेक हो गए, नहीं बर्दाश्त कर सके, लेकिन वो उन सख्तियों से ये इनका कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। ठीक।
ये तो उन शक्तियों के नेड़े नहीं लगे कभी। हाँ, सही है। अच्छा सर, आपने कहा कि ये इमरान खान की राय के लिए जिदोजहद इनको करनी चाहिए थी, ये नहीं कर सकी लीडरशिप और नाकाम रहे हैं। आपके ख्याल में इन्हें क्या करना चाहिए था? आप होते तो क्या करते? देखें, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर है। हाँ। पब्लिक मासेस उनके साथ खड़ी है, लोग उनको देखना चाहते हैं बाहर। तो ऐसे मौके पे उस पॉपुलर लीडर के लिए मुहिम चलाना कोई इतनी बड़ी वो मुश्किल का काम नहीं था। कोई अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाते, कोई वहाँ एहतजाजी कैंप लगता, कोई वहाँ बैठता, कोई बातचीत होती, कोई किसी के साथ नेगोशिएट करते, कोई ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश करते। ये सारी चीजें तो एफर्ट्स हमें नजर नहीं आई। बेवकूफाना हरकतें इनकी बेशक नजर आई हैं हमें कि जो वो 3 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे, वो जाके बैठेंगे वहाँ कैंप में, यानी घर से खाना खा के जाएंगे, उसके बाद कैंप में जाके बैठेंगे, 2 डकारे मारेंगे और 7 बजे वापस घर पहुंच जाएंगे क्योंकि 8 बजे डिनर करना होगा। ये किस किस्म का एहतजाज है? मौलाना फजल रहमान के बारे में खबरें ये हैं कि वो चाहते हैं कि जो भी इत्तेहाद बने अपोजिशन का उसकी उन्हें सरबराही दी जाए, और अचकज़ई साहब के और मौलाना के दरमियान में इख्तलाफात की खबरें भी आती, इख्तलाफात क्या चलें, एक नज़रियाती डिफरेंसेस जो होते हैं वो उसकी खबरें भी आती रहती हैं। तो आपके ख्याल में सर ये कितना मुअस्सर साबित हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और PTI भी या कुछ और लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान से? देखिए, मौलाना फजल रहमान, मुझे नहीं इल्म, आपकी बात मुझसे मैं सुन रहा हूँ कि वो उस इत्तेहाद की सरबराही चाहते हैं, और उस इत्तेहाद की सरबराही अगर मौलाना फजल रहमान चाहते हैं तो PTI को दे देनी चाहिए, उसमें कोई हार नहीं होनी चाहिए उनको। अचकज़ई साहब भी इतने ज़ीरा सियासतदान हैं कि वो समझते हैं इन चीज़ों को, और मौलाना फजल रहमान और अचकज़ई साहब PTI के साथ बैठ के इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं। PTI को तो क़यादत खुद भी नहीं करनी, खुद करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि PTI इस वक्त क़यादत करने के उसमें नहीं है। इस वक्त तो PTI को किसी और को क़यादत देनी चाहिए और उस अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए। एक तगड़ी जमात, एक बड़ी जमात की हैसियत से उनको किसी और को आगे करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान आइडियल कैंडिडेट है, अचकज़ई साहब पे अगर राजी होते हैं तो उनको बना दें, लेकिन PTI खुद नहीं आगे लीड लेनी चाहिए इसमें। इमरान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब क्यों चाहेंगे एक ऐसे वक्त में इस हुकूमत को घर भेज के नए इलेक्शन की तरफ राह हमवार करने के लिए? क्योंकि अभी भी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पॉपुलर है, दोबारा इलेक्शन होते हैं तो फिर PTI जीत जाएगी, मौलाना फजल रहमान को फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे हालात में ग्राउंड सिचुएशन को असेस करने के बावजूद वो क्यों चाहेंगे कि दोबारा इलेक्शन हो और उन्हें फिर कुछ ना मिले? देखिए, मैं अगर इस वक्त PTI के अफेयर्स को देख रहा होता तो मैं सबसे पहले तो ये खान साहब से याद लेता कि मौलाना साहब को KPK में स्पेस हमें देनी पड़ेगी। ये पॉलिटिक्स है, इसमें गिव एंड टेक होता है, ये खाली इसमें वन वे ट्रैफिक नहीं चला करती। मौलाना फजल रहमान को KPK में स्पेस हम देंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और हमें दिल बड़ा करके स्पेस देनी चाहिए उनको। देयर इज नो हार्म इन इट। अगर हमें अलायंस की जरूरत है, अगर हमें जरूरत है कि हम मौलाना फजल रहमान के साथ चलें, तो ये तो नहीं होगा कि मूवमेंट मौलाना फजल रहमान की क़यादत में चले और इलेक्शन सारे इमरान खान को मिल जाए और मौलाना फजल रहमान फिर घर अपने जाके बैठ जाए हलवा पकाएं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, आखिर में मैं चाहूंगा कि जहां से आपने गुफ्तगू शुरू की थी और आपने कहा था कि आप एक ग्रुप बना रहे हैं, आप PTI को भी दावत देंगे, इमरान खान की राय के लिए जद्दोजहद करेंगे, आपके जहन में अभी तक जो ऑप्शंस हैं इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद करने के सिलसिले में, वो ऑप्शंस क्या हैं? आप क्या कर सकते हैं? मैंने आपसे अर्ज की ना कि जी हम अदालती ऑप्शंस भी जाएंगे, हम अवामी राब्ता मुहिम के ऑप्शंस पे भी जाएंगे और हम एहतजाज के ऑप्शंस को भी एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते ना जी। हम बंदूक सर, इस तरह के ऑप्शंस तो पहले भी एक्सरसाइज किए जा चुके हैं ना, PTI की जो मौजूदा लीडरशिप। सीरियस एफर्ट नहीं, असदुल्लाह, सीरियस एफर्ट नहीं देखने को मिली। मुझे आप बता दें कहाँ पे सीरियस एफर्ट आपको PTI की मिली? आप मुझे बताएं, कभी इन्होंने अडियाला जेल के बाहर जाके कोई एहतजाजी कैंप तक लगाया, अवामी राब्ता मुहिम कोई की कभी इन्होंने? और सर वो अगर एहतजाजी कैंप लगाया गया और वो पहले ही दिन उखाड़ दिया गया। देखिए ना, अगर एक कैंप आप लगाना चाहें, एक टेंट लगा के कैंप लगा के उसमें अगर आप बैठना चाहें एहतजाजी कैंप, तो उसमें किसी को अगर इतना डर लगता है, खौफ है, तो बेशक उखाड़ दें। लेकिन हाँ, इस खौफ से कि जी मैं कैंप लगाऊंगा वो उखाड़ देंगे, मैं किसी से बात करूंगा तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, तो फिर आप सियासत करें क्यों रहे? छोड़ दें, ना करें, फिर तो इमरान खान को जेल में रहने दें। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेनिफिशरीज हैं इमरान खान के जेल में जाने से। सही है। और सर ये जो नया ग्रुप बन रहा है इमरान इस्माइल साहब, इसकी क़यादत आप कर रहे हैं, सरबराही आप कर रहे हैं? जब वो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, सरबराही का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। फवाद चौधरी कर ले, मैं कर लूँ, कोई और हमसे सीनियर आ जाए वो कर ले, इसका कोई इशू नहीं है मुझे। सर 2 लोग तो समझ आ गए, आप हैं और फवाद चौधरी हैं।
और कौन हो सकता है इसमें? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह इसके हम सारे नाम देंगे। मैंने आपको बताया ना कि हम राब्ते में हैं, 3 दिन हो गए इस्लामाबाद में, काफी लोगों से मुलाकात हुई है और बड़े इसके नतायज बेहतर नजर आ रहे हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसको 6 बरस मुकम्मल हो गए हैं उसकी बात करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट था, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 बरस मुकम्मल हो गए हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा प्राउड मूवमेंट था। इसका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करते चलें। 14 फरवरी 2019 मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारत के 40 फौजी मारे गए। भारत ने बगैर शवाहिद के इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में जाली सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 को दिन के उजाले में भारतीय दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 को 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन में भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की जानिब से इस तारीखी ऑपरेशन को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया। आज इस ऑपरेशन को 6 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। 27 फरवरी इस अज़्म की तजदीद है कि मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं इस तारीखी लम्हे को एक मरतबा से फिर याद करने के लिए कि पाकिस्तान ने किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे करके अपनी बर्तरी साबित की थी। ब्रिगेडियर साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। आज सर 6 बरस के बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को आप किस तरह से याद कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए जिस तरह आपने कहा कि एक बड़े फख्र की बात है, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने परफॉर्म किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, वो एक तारीखी हैसियत रखता है और दुनिया भर के लिए एक मैसेज गया। और देखें कि अगर हम इसको डेवलपमेंट जिस तरीके से आपने बात की, 14 फरवरी को पुलवामा हुआ और उसके बाद से एक हाइप, क्योंकि अप्रैल में इलेक्शंस होने थे तो इट वाज डिसाइडेड बाय मोदी साहब, इंडियन आर्मी और रॉ एंड दी मोदी मीडिया था कि उन्होंने एक स्टेज सेट करना था। सो अकॉर्डिंगली ये प्लान किया गया। सो पुलवामा जो था 26 को हुआ, वो इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। सत्यपाल मलिक रिकॉर्ड पे हैं, प्रशांत भूषण रिकॉर्ड पे हैं और बहुत सारे उनके जनरल्स हैं। जनरल हुदा जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल 350 kg का कोई बारूद बॉर्डर पार से आ सके। सो उन्होंने खुद कहा कि ये मुमकिन नहीं है। तो लेकिन ये है कि जब हाइप क्रिएट किया, इलेक्शन जब जीतना था, तो उन्होंने 26 को ये वाकया हुआ। 26 के रात के अंधेरे में उनके 12 मेराज 2000 तैयारे जो आए थे और आके उन्होंने बालाकोट के जंगल में अपना पेलोड डिलीवर किया और उसके बाद भागे वहां से। और जबकि वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल मीडिया लेके गए, डोमेस्टिक मीडिया लेके गए और वहां पे दिखाया कि 5 दरख्त मिले हुए थे, गड़े पड़े हुए थे और एक इनोसेंट कौवा वहां पे मारा गया था। और लेकिन पाकिस्तान ने सेम डे के कन्वे किया कि पाकिस्तान के पास रिजर्व द राइट कि हम अपने टाइम एंड प्लेस अब अपने चूजिंग पे हम जवाब इसका देंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने कन्वे कर दिया कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है। और उसी दिन देखें कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया गया, जिसका मतलब यह था कि जो हाईएस्ट बॉडी है पाकिस्तान में, जो न्यूक्लियर के पॉलिसी पर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकर्स हैं, उसका बुलाया गया। फिर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को भी बुलवाया गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिन के उजाले में हम गए। वी लॉक 6 टारगेट्स नौशहरा और पुंछ सेक्टर में, और हमने उन टारगेट्स पर, उनको पता था कि यहाँ पे कौन का कहाँ पे क्या कर रहा है, उनके नजदीक जाके वहां पे हमने टारगेट्स हिट किए। उनको मैसेज दिया कि जी हमें पता था आप लोग कहाँ पे, लेकिन जी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो वी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया कि हम कैजुअलिटीज चाहते हैं, न किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहते हैं, लेकिन एक मैसेज कन्वे हुआ। सो द कंक्लूजन इज
पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो कैपेबिलिटी है, रिजॉल्व है, वो डिमॉन्स्ट्रेट किया। सेकंड, जो इंडिया की सो कॉल्ड एक किस्म का वो एक मिथ थी, या आप समझ ले कि सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एज की बात करते थे, स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी की बात करते थे, वो नलीफाई कर दिया। और इंडियन एयरफोर्स की जो क्रेडिबिलिटी थी वो इस चीज से खत्म हो गई। और इंडिया के लिए स्पेशली जब वो वापसी पे जो उनके जहाज़ों ने हमें फॉलो किया, तो हमने उनका एक मिग जहाज गिराया। अभिनंदन साहब हमारे लिए चाय पीने आ गए थे, और एक SU-30 तैयारा जो था वो कश्मीर के अंदर ही गिरा, इंडियन इलेक्ट्रोफाइड जम्मू एंड कश्मीर में। सो इससे इंडिया के अंदर एक ह्यूमिलिएशन हुई। इंडिया के लिए पास तो कोई वजह नहीं बनती थी कि इसको डिफेंड कर सके। तो कवर अप द स्टोरी उन्होंने कहा कि हमने एक F-16 गिराया है, लेकिन जब उसके भी सबूत आए, सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने स्टोरी कैरी की। उन्होंने कहा कि जो US ऑफिशियल ने जहाज़ों पे जो काउंट किया है, तमाम जहाज पाकिस्तान के पास F-16 इंटैक्ट हैं। और इसी तरह TRT वर्ल्ड ने भी एक स्टोरी कैरी की। अनफॉर्चुनेटली वो अभिनंदन साहब को परमवीर चक्र मिला था, वो वीर चक्र मिला था। उस पर उन्होंने कहा कि ही वाज अवॉर्डेड फॉर ए फीट विच नेवर हैपेंड। सो इस तरीके से ये एक्सपोज हुए। तो सो दे रिमूव्ड देयर वेस्टर्न एयर कमांडर जो थे एयर मार्शल हरि कुमार को कि फॉर देयर फेलियर। सो देखिए पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रोशन बाब है। हमें एक फख्र से हम इस पे बात कर सकते हैं। इंडिया के लिए इट वाज अ डार्क चैप्टर फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सही है सर। इंडियन एयरफोर्स ने एक तो मेरा ख्याल है कि एक मिस एडवेंचर किया, प्लस ये कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है उसको मिस कैलकुलेट किया, और शायद ये समझा कि इसका जवाब पाकिस्तान देने की सलाहियत नहीं रखता, या आपके ख्याल में क्या वो इससे वाकिफ ही नहीं थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है क्या? प्रॉब्ली उनको ये शक था कि पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देगा। अच्छा। उन्होंने कहा था दे विल गेट अवे विद दिस, तो ऐसा करेंगे। होते का खुद तो बाकी तो इट वाज ऑल थिंग वाज स्टेज। कुछ तो अचीव नहीं कर सके। जो ड्रामा उन्होंने किया कि बालाकोट में तो कुछ भी नहीं था, कोई कैम्प नहीं था, वहां पे नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये हुआ। लेकिन उससे ये हुआ कि अपना आप को उन्होंने बेइज्जती उनके करवाई, ह्यूमिलिएशन हुई, रिकॉर्ड में चीजें चली गई हैं। इंडियन थिंक टैंक से उनके जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है वो अभी भी कहते हैं कि ये इतनी शर्मिंदगी। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग जो है, वन ऑफ द रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हु वाज द नॉर्दर्न कमांड के कमांडर भी थे, उसने एक आर्टिकल लिखा द प्रिंट में। उन्होंने कहा कि इन द 90 आवर्स बैटल ended in a defeat to India। तो मेरा ख्याल में इससे बड़ी एक्नॉलेजमेंट क्या हो सकती है। सही है। और सर और उसके बाद फिर हमने देखा कि इस तरह का सोचना भी इंडिया के लिए मुश्किल हो गया। ये कितना इंपॉर्टेंट और जरूरी था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करता, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं रिटेलिएट करने का, बल्कि रिटेलिएट करेगा, और बहुत जरूरी था। आपके ख्याल में ये ऑप्शन क्या पाकिस्तान के पास था कि पाकिस्तान अपनी सलाहियत होते हुए भी इसका जवाब ना देता और इसको बस एक वार्न करके छोड़ देता इंडिया को? मेरे ख्याल में फिर हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है अगर हम जवाब नहीं देते। जिस तरीके से हमने रिसेंटली आपने देखा होगा अफगानिस्तान में जो हमने रिटेलिएट किया है, एक्शन लिया है, या ईरान के साथ हमने किया है। देखिए कि ये एक चीज बड़ी क्लियर और वाज़ेह है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर एक दफा कंप्रोमाइज हुआ तो फिर देखें आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सो दैट्स वाई कि हमारी कैपेबिलिटी थी। और अभी आप देखें पाकिस्तान एयरफोर्स वन ऑफ द 8th लार्जेस्ट एयरफोर्स है हमारे। आप बस जहाज से देख लें इंडिया के, तो अभी देखें खलबली मची हुई है कि J-35 पाकिस्तान को मिल रहे हैं क्या। तो वहां पे खौफ है पाकिस्तान के पास। देखें ना J-17 थंडर है, हमारे पास F-16 भी है, हमारे पास J-10C भी है, J-35 भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान फिर ऊपर से देखें हमारी एयरफोर्स जो है, ये पाकिस्तान आर्म फोर्सेस बड़े प्रोफेशनल है। दैट्स वाई हम कहते हैं इंडिया को वी आर बैटल हार्डन्ड है, और देखें हम वी आर ट्रेंड है। तो हमारे साथ जो अगर कोई ऐसी सोच उनके जहन में होती है तो उनको 10 दफा सोचने चाहिए। एक और इसमें डेवलपमेंट हुई थी जब ये वाकया हुआ, तो उसी रात को हमें इतला मिली थी पाकिस्तान को कि इंडिया ने कोई 9 मिसाइल्स दे हैव प्लान टू फायर अगेंस्ट पाकिस्तान, और बावलपुर और कराची टारगेट थे।
सो पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया कि हर मिसाइल के अगेंस्ट 3 मिसाइल्स फायर होंगे। सो अकॉर्डिंगली इंडिया वाज कन्वेड थ्रू यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, अगर ऐसा होगा फिर हम ये भी करेंगे। सो मेरे ख्याल में अब वो बात नहीं रही है, कोई अपीसमेंट की बात नहीं है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी टॉप पे है। ब्रिगेड साहब, हमने उस वक्त, हमें याद है कि अभिनंदन जब पाकिस्तान कैदी बने तो पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई और वापस किया भारत को और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन यह पैगाम देना ज़रूरी था। आपके ख्याल में आज हम 6 साल के बाद कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी कैसे थी अभिनंदन को वापस भारत के हवाले करने की? देखें, एक तो आपने जिस तरह बात की, पाकिस्तान इज ए पीसफुल कंट्री, इसमें तो कोई शक नहीं, हम पीस चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, उसको तो कोई बात नहीं है। सो अभिनंदन को भेजना इट वाज ए गुड विल जेस्चर के तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिक्वेस्टें आई हुई थी कि इनको आप छोड़ दें ताकि इसमें कोई यहाँ पे एक जेस्चर अच्छा हो, तो यहाँ पे पीस की बात हो, तो दैट वाज ए जेस्चर थी। और अभी मतलब देखें कि इसको तो कोई हो ही नहीं सकते, जिस तरह इंटरनेशनली हम देखते हैं कि इस तरह चीजें होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी टीम का सफर चैंपियंस ट्रॉफी में 19 फरवरी को शुरू हुआ, 23 फरवरी को तमाम हो गया। पाकिस्तानी टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर सकी? क्या ये टीम बनाई ही सही नहीं गई थी, इसकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, या ये तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी? क्या ये बेस्ट अवेलेबल टीम थी या लड़के थे जो 11 में खिलाए गए? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब मौजूद हैं। यासिर हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके ख्याल में क्या हुआ सर? क्या ये बेस्ट अवेलेबल टीम थी इस वक्त जो बनाई गई, या टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम था? देखें, मेरे हिसाब से तो ये है कि ऑब्वियसली बेस्ट अवेलेबल तो हम कह सकते हैं, बट कुछ प्लेयर जो थे वो भी इंक्लूड हो सकते थे, क्योंकि फॉर्म जो है किसी मतलब जो इनफॉर्म बैट्समैन थे हमारे, जिन पे हम सोच रहे थे कि खेलेंगे तो परफॉर्म करेंगे, जिसके अराउंड थोड़ी सी पिछली 2 सीरीजों में बैटिंग चली और उन्होंने परफॉर्म भी किया था। उसमें थे साइम अयूब थे, फखर जमान थे, दोनों अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो अनफिट हो गए। तो मेरे ख्याल से फिर जाहिर है, जिस तरह बाबर आजम का हमने प्लान में रखा था कि इसको 1 डाउन कराएंगे और ओपन कराएंगे, तो ओपन में बाबर आजम चल नहीं सके, क्योंकि ओपन उन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट में तो की है, लेकिन थोड़े वनडे में उन्होंने ओपन की नहीं है। वो आइडिया उनको इनिंग बिल्ड करने का शायद उन्होंने पहले सीरीज में किसी में की होती तो वो थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में रहते। पहला मैच जो हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, बल्कि 2 मैच उससे पहले भी हारे हम ट्रायंगुलर सीरीज में न्यूजीलैंड, हाँ जी, न्यूजीलैंड से हम हारे, तो वहां से हमारी टीम थोड़ी अंडर प्रेशर आ गई थी। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान टीम जो है वो बड़े इवेंट में अंडर प्रेशर आई है। इससे पहले भी हमने देखा है पाकिस्तान आईसीसी के जितने भी इवेंट्स में गया है पास्ट में भी अंडर प्रेशर ही गया है। और पहले जो चीज अच्छी हो रही थी इस दफा वो भी नहीं हुई, और होम ग्राउंड में नहीं हुई। ये थोड़ा सा ये है कि इट इज वेरी कंसर्निंग कि पहले हम लोग मैच को अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता था तो हम किसी ना किसी तरीके से शिप स्टडी करके और फिनिश अच्छा कर लेते थे, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो या जिस चीज में हो। बट इस दफा हमने ये देखा कि हम उस फिनिशिंग में भी हम लैग कर रहे हैं। अंडर प्रेशर रहते हैं तो फिर अंडर प्रेशर ही रहते हैं, मतलब हमारे पास कोई वे आउट, कोई प्लान नहीं होता कि हम उस प्रेशर से निकल सके। तो ये भी अनफॉर्चुनेट रहा थोड़ा सा हमारे साथ। दिस इज समथिंग कंसर्निंग जी। लेकिन तो, इसमें आप जैसे ओपनिंग की बात कर रहे थे यासिर, आपने हम तो चले साइम का तो पहले ही पता चल गया था ना, वो पहले इंजर्ड हो गए थे, लेकिन हम बगैर ओपनिंग जोड़ी के बगैर उतर रहे थे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। यानी हमारे पास ये ऑप्शन था कि फखर के साथ आप इमाम को सिलेक्ट करते, इमाम की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी ठीक रही थी, लेकिन हमने बाबर को उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब किया, ओपनिंग में लेकर आए, उससे ओपनिंग भी खराब हुई, 1 डाउन पोजीशन भी खराब हो गई। तो आपके ख्याल में क्या जो सिलेक्टर्स थे उनके जहन में यह बात नहीं थी कि हम कैसे एक ओपनिंग जोड़ी के प्रोफेशनल ओपनर्स जो हैं उनके बगैर उतर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, ये जो था ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो लिया हमारे सिलेक्टर्स ने, तो जो मेरे ख्याल लेना नहीं चाहिए था। बाबर आपका नंबर 1 बैट्समैन है पाकिस्तान टीम का, और उसने ओवर द ईयर स्कोर किए हैं, और वैसे भी इतना अंडर प्रेशर था, उससे उस तरह की उसकी फॉर्म नहीं है जिस तरह की सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर की फॉर्म का। तो वो एक मेकशिफ्ट प्लान बनाना मेरे ख्याल से शायद ये हम लोगों ने तसव्वुर किया था कि बैटिंग विकेट्स होंगी, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि उसको उसकी पोजीशन पे ही खिलाना चाहिए था। उसकी 19 सेंचुरी है, उस पे 6000 रन है, तो उसने तो शायद इनकार ना किया हो, क्योंकि मैं खुद नंबर 3 पे खेलता रहा और मुझे जब ओपन कराया था तो मैं बड़ा कंफर्टेबली उसमें एडजस्ट हो गया था। लेकिन उस वक्त ये था कि मैं नया टीम में आया था और फॉर्म भी अच्छी थी, तो इन दोनों चीजों के लिए फॉर्म का होना अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ। तो बाबर आजम का जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल से बाबर आजम वाला जो हमने किया है ये थोड़ा सा टीम के लिए अच्छा नहीं हुआ। हम तो ये सोचते कि टीम के होगा, लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर रेगुलर ओपनर होते, वो अच्छा स्टार्ट देते, हमें एक अच्छी फाउंडेशन मिलती, तो उसके बाद फिर हम जो है गेम अवेयरनेस में रहते। तो उसमें ये हुआ कि हम इंडिया के अगेंस्ट हम टॉस जीत गए, और टॉस भी बड़ा अच्छा जीते हम लोग। ये था कि उस विकेट पे अगर 270-80 करते, सब यही बात कर रहे हैं, तो हमारा चांस जो था वो बढ़ सकता था इंडिया से जीतने का। लेकिन इंडिया ने हमें थ्रू आउट अंडर प्रेशर रखा उस मैच में, और वो प्रेशर के साथ खेले, हम प्रेशर में खेले नहीं। मगर अब इंडिया ने अंडर प्रेशर रखा या पाकिस्तानी टीम गई ही प्रेशर में थी, या हमने पूरी थ्रू आउट दी बॉडी लैंग्वेज जो देखी है उसमें लगता है कि पाकिस्तानी टीम मुकम्मल प्रेशर में थी और खौफ का शिकार थी बाकायदा? देखे, प्रेशर में तो बिल्कुल थी, और इसमें कोई शक नहीं। ऑड्स जो थे इंडिया के फेवर में थे। मैच से पहले ही जब न्यूजीलैंड से हम मैच हारे, तो फैंस का और जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे वो यही कह रहे थे कि मैच हो सकता है वन साइडेड हो जाए या इस तरह का कुछ हो। लेकिन जब टॉस जीता है, मैं बॉडी लैंग्वेज रिजवान की उस वक्त पॉजिटिव थी, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाबर ने बहुत अच्छा स्टार्ट भी दिया, वो 25-30 जो रन किए, अच्छे रन किए, लेकिन वहां से वो कहते हैं ना, वेंट विद इमोशंस, तो वहां पे अपने इमोशंस को होल्ड करने की जरूरत थी। और हमारी सारी विकेट्स इसी तरह गई हैं, बड़े रॉन्ग टाइम पे हमारी विकेट्स गई हैं, और इंडिया को राइट टाइम पे विकेट्स मिली हैं। तो ये जो चीजें होती है छोटी छोटी, फिर बड़ी बन जाती हैं, और वो मैच जो है बंदा हार जाता है। बट स्टिल ये था कि हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जब रिजवान और सऊद खेल रहे थे। रिजवान उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलें कंसीड की है, नो डाउट, लेकिन उस वक्त प्रेशर टाइम था। उस प्रेशर को उन्होंने इसी तरह हैंडल किया कि उसको डॉट खेल के हैंडल करें, विकेट पे स्टे ऑन द पिच किया। 40-46 रिजवान भी कर गए थे, लेकिन बड़े गलत टाइम पे उनकी विकेट गई है। तो वहां से अगर वो मोमेंटम पकड़ लेते, जिस तरह हमने देखा 1-2 ओवर पहले मोमेंटम आ गया था गेम में, और फिर सऊद शकील ने भी जब रिजवान के आउट होने के बावजूद उन्होंने मोमेंटम जो है वो कैरी ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पे थोड़ी सी वो गेम अवेयरनेस उनसे जो है वो लॉस्ट हो गई, और जहां पे फील्डर खड़ा था वहीं पे ऊंची शॉट खेल ली। तो मेरे ख्याल से अगर वहां पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हम 280-90 पे जा सकते थे, और 280-90 पे हम इंडिया को पकड़ भी सकते थे। सही है सर, लेकिन हमारी चलिए, तो हमने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, अलग बात है, लेकिन हमारी बॉलिंग, अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो हम 300 से ज्यादा रन्स खा रहे हैं, और जिस स्ट्राइक रेट पे इंडिया खेला है, ऐसा लगता है कि अगर वो पहले खेल रहा होता तो पाकिस्तान की बॉलिंग को शायद 300 ही पड़ जाता, और फिर विकेट्स भी नहीं हम ले सके उस तरह से। तो क्या पाकिस्तान की बॉलिंग में भी प्रॉब्लम चल रहा है, खासतौर पर जब हम एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हैं और इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, या न्यूजीलैंड भी 2 स्पिनर्स के साथ तो टीमें आ ही रही हैं। तो आपके ख्याल में एक स्पिनर, और वो भी इतना तजर्बाकार नहीं है, या उसकी परफॉर्मेंस पर भी सवालिया निशान है, क्या आपके ख्याल में सिलेक्शन करते हुए ये प्रॉब्लम भी रहा है? देखिए, स्पिनर्स की जहां तक बात है तो सारी टीमों ने एक रेगुलर स्पिनर ही रखा है। जिस तरह का आप सिवाय न्यूजीलैंड ने 2 स्पिनर्स रखे, सैंटनर और ब्रेसवेल, और दोनों ने परफॉर्म किया है। मतलब दोनों ने परफॉर्म किया है। ऑफ स्पिनर का परफॉर्मेंस देना रेयर है वनडे क्रिकेट में आजकल, क्योंकि उसका बॉल अंदर आता है। राइट हैंडर बैट्समैनों के लिए ज्यादा आसान है पिक करना।
लेकिन उन्होंने स्पिनर पे रिलाय किया। हम लोग ये थोड़ा सा ट्रिक मिस कर गए कि हम लोग के पास एक रेगुलर स्पिनर तो इब्रार की सूरत में है, लेकिन जो हमारे जो इर्रेगुलर स्पिनर है उनका वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता जो अक्षर पटेल का और जडेजा का होता है या वो सचिन रविंद्रा का होता है। वो थोड़े से अच्छे बॉल करते हैं, जान से बॉल करते हैं और बड़े अरसे से वो करते आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो हमारा जो मेरे ख्याल से आइडिया यही था कि इब्रार के साथ ये लोग चिप इन करेंगे। सलमान अली आगा है, वो लेफ्ट हैंडर्स को बहुत अच्छे बॉल करता है, लेकिन वही बात है जब चीज़ें जब खराब होना शुरू होती हैं तो फिर ज़ाहिर बात है फिर आपका जो वीक लिंक होता है वो नॉन रेगुलर बॉलर्स ही होते हैं। तो टीमों ने बड़ा स्टडी किया हुआ है, आजकल प्रिपरेशन जो है बाकी टीमों की वो बहुत अच्छी है, मतलब वो टेक्निकली टैक्टिकली मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है और कम बैक बहुत जल्दी करते हैं वो। और हम लोग जो थोड़ा सा इस चीज में अब लैग करते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। जिस तरह हमें प्लेयर्स पे जो प्रेशर होता है ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, वही प्लेयर बनाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रोडक्ट बन के आता है। जिस तरह हम लोग डिपार्टमेंट की क्रिकेट जब खेलते थे तो डिपार्टमेंट की क्रिकेट में बहुत प्रेशर होता था हम पे, मैनेजमेंट का प्रेशर, वो चीज़ जो है वो प्लेयर को निखारती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया यासिर हमीद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम स्ट्रक्चर वो कह रहे हैं कि चेंज करने और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको निखारने और उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि कौमी टीम में जो सिलेक्शन है उसमें आसानी भी रहे और फिर जो क्वालिटी है वो ऊपर आए। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।